गुड ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शाम में 8 बजे करीब आईपीएफ की चर्चा करते हैं। और ये आईपीएफ श्रृंखला में 29वां है। और एक खास बात और भी आप लोग ध्यान रखना कि अब जो है 29वें से इस 29वें आईपीएफ के बाद में आप 20वां जो आईपीएफ देखेंगे वो ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने इसमें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पॉलिटी, उससे जो वेटेज रहता है 18 से 20 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 22-25 भी चला जाता है। तो पॉलिटी हमने कर लिया, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। और दूसरा पोर्शन इसमें भी 18-20 जो है वो वेटेज रहता है। हम स्टेट पीसीएस की बात करें, खासकर यूपी की। तो ये इन्वायरमेंट का जो मुद्दे थे वो भी हमने अब इसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे, फिनिश कर दिए। हाँ, इसके बाद में जो है लगभग 13-14 आईपीएफ जो हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को मिलाते हुए हमने 13 से 14 आईपीएफ बनाए हैं। उसको भी मैं फटाफट डिलीवर कर दूंगा और क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लग जाए और क्वेश्चन कम से कम ये दिमाग में बन जाए कि छवि कि यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट, और बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, इसको हमने शॉर्ट में रखा है। और ये विविध है, मिसलेनियस जितना भी पोर्शन है वो हम सब इसमें जो है लास्ट, अर्थात ये अंतिम है। और इसके बाद में जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। ओके, भूगोल 29वां विविध की बात करेंगे। देखिए, पहला फैक्ट है, जैसे हमने बात की थी तमाम सारे चक्रों की बात की थी, चक्र जैसे फास्फोरस चक्र की बात करी थी, जल चक्र की बात की थी हमने, कार्बन चक्र की बात करी थी। तो उसी प्रकार से इसमें नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला फैक्ट है कि नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है। यही पूछा था कि नाइट्रोजन चक्र कैसी प्रक्रिया है, क्या भू जैव रासायनिक प्रक्रिया है, या रासायनिक प्रक्रिया है, या भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जब भी आप बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की, तो यह एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जो वायुमंडल में मौजूद निष्क्रिय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित करती है। ओके, अब इससे जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है और ये जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है नाइट्रोजन। ओके, अच्छा, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, क्षय और सड़न जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सहजीवी जीवाणुओं द्वारा पूरी की जाती है। सहजीवी जीवाणु मतलब एक तरह से कैसे, मतलब दोनों को नुकसान नहीं होता, एक आश्रय देता है तो दूसरा भोजन देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी प्रक्रिया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो भी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया वो सहजीवी जीवाणुओं द्वारा की जाती है और जिन्हें डाइजोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, और नाम जो है इसको भी ध्यान रखना, डाइजोट्रॉप्स। जो ये पूरी प्रक्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, इसको क्या बोला गया है, जो जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है उसको बोला जाता है डाइजोट्रॉप्स। ओके, डाइजोट्रॉप्स। इस प्रक्रिया में एजेटोबैक्टर और राइजोबियम भी काफी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से जीवाणु जो हैं, जो प्रक्रिया का नाम क्या है और कौन कौन जीवाणु, तो एजेटोबैक्टर और राइजोबियम। आगे इसी में कुछ मुद्दे और भी, जैसे कहा गया कि इन जीवाणुओं में नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ गैसीय नाइट्रोजन को संयोजित करने की क्षमता रखता है। विनाइट्रीकरण, स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस, बैसिलस सबटिलिस आदि जैसे जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वापस आणविक नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो ये विनाइट्रीकरण क्या है, इसके बारे में जानकारी। और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें तमाम सारे सहजीवी जीवाणु ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है और ये जीवाणुओं का नाम क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप खास जानकारी रखना। हमने स्टार लगा दिया है, आगे मुद्दे आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी इसमें करेंगे।
जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो ये बायो फर्टिलाइजर के नाम से इसको जाना जाता है। ये बायो फर्टिलाइजर वे जैविक या सक्रिय पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर भूमि को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ आदि में समृद्ध करते हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी कुछ चीजें, जैसे कृषि आधारित उद्योगों के काम में आने वाली कुछ जैविक खादों की मुख्य किस्में, इनके बारे में भी एक बार देख लो, पूछा गया है। जैसे राइजोबियम जैव उर्वरक, एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक, एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक, नीले हरित शैवाल जो है, ठीक है, नीले हरित शैवाल, एजोला जैव और फास्फोरस विलेज जैव उर्वरक तथा माइकोराइजल राइजल कवक जो है, ये जो भी आप देख रहे हैं वो सब जैविक खाद है। आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी जैविक खाद नहीं है, कौन सी जैविक खाद नहीं है, जैविक खाद नहीं है या कौन सी जैविक खाद, तो ये आपसे ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। इस वजह से ध्यान रखना, कुछ ये आपके पास में कुछ जो है कृषि आधारित उद्योगों में जो जैविक खाद बनाई जाती है वो उनके नाम ऐसे, और ध्यान रखना ये जो है ऑर्गेनिक है तो बहुत नुकसान करती नहीं है। ऑर्गेनिक खेती आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है ना, लोग सब्जी जो है ये ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, सब्जी के खेत में सब्जी उगाते हैं और भी तमाम सारी फसलें उगा रहे हैं आजकल, खासकर सब्जियों को उगाने के लिए जो है ऑर्गेनिक। ओके, तो ये नुकसानदेह नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है और मनुष्य के स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लगभग ना के बराबर है। इस वजह जैविक खाद काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरा पॉइंट है, पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न से वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जैसे मुख्य पोषक तत्व बात करें, गौण पोषक तत्व की बात करें और सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में, तो उसकी हम लोग बात करेंगे अभी। ओके, दिखाएंगे आपको, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर रहा था कि इसमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप एक बार देखें, जैसे मुख्य पोषक तत्व में हमें जो है 3 पोषक तत्व दिखाई पड़ते हैं। कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्यतः 3 हमें दिखाई पड़ते हैं। जब भी आप कभी उर्वरक की बात करेंगे, जो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे जैविक वाले नहीं, इनऑर्गेनिक की बात करें, ठीक है, अकार्बनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं, उनमें आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास रहता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है, पोटास थोड़े मात्रा में रहता है। ओके, तो ये मुख्य जो है तत्व हमें पोषक तत्व जो है वो पौधों को इनकी आवश्यकता होती है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस। जो गौण है अर्थात सेकेंडरी, इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है और गंधक है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व काफी ज्यादा है, जिनको जिन पौधों को उगाने के लिए या उगने के लिए बहुत कम जो है आवश्यकता पड़ती है, तो वो है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, और इसके बाद में बोरान है और क्लोरीन है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिंक, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, ब्लेनम, ब्लेडनम और बोरान तथा क्लोरीन, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इनकी ज्यादा संख्या है, इस वजह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी तो ऊपर 3 ही 3 दिए गए हैं, तो इनको आप याद रखना। नेक्स्ट देखें, चौथा पॉइंट, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु हरित क्रांति की तर्ज पर खाद्य विशेष के लिए अलग अलग क्रांतियां शुरुआत की गई है। क्रांतियां क्या हैं? मैंने यहाँ पे कुछ क्रांतियां दी हैं। अभी अब हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो हरित क्रांति 2.0 स्टार्ट की गई है, उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला किसानों को जो है उनको बढ़ावा देना है, वगैरह वगैरह, वो सब तमाम सारी चीजें की गई है, करंट का मुद्दा है। लेकिन जो तमाम सारी क्रांतियां हरित क्रांति की सफलता के बाद स्टार्ट की गई, उनके बारे में खास जानकारी कुछ ही हमने दी, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे। गोल क्रांति, आलू उत्पादन,
रजत क्रांति अंडा उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी, गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री, श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन, और काली क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अच्छा, ये कुछ ऐसी क्रांतियां हमने यहाँ पे दी हैं जो बहुत इजी क्रांतियां जिनको आप ज्यादातर देखते हैं, उनमें मिला के पूछता है। तो इस वजह से हमने निकाल के ये कुछ क्रांतियां जिनको हमने दे दी, लगभग 6-7 के करीब है, 7 के 8 के करीब, 2 4 6 7 8 के करीब है। तो इनको आप लोग ध्यान रखना, इन्हीं में मिला के कुछ जो है आसान वाली पूछता है। पांचवा फैक्ट देखें, अलवणीय झील में घुलित लवणों की सांद्रता बहुत कम होती है। तापमान दैनिक और मौसमी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय झीलों में सतह का तापमान कभी भी 40 डिग्री से नीचे नहीं जाता है। समशीतोष्ण झील के तापमान में भी परिवर्तन अधिक नहीं होता है। झील के 4 विभेदित यहाँ पे क्षेत्र हैं। तो एक तो लिटोरल जोन की बात बोली जा रही, तो इसमें देखें, जिसको बेलांचली आप हिंदी में बोलते हैं, कहा जाता है कि सतह वाला या ऊपरी क्षेत्र उच्च जैव विविधता, प्रकाश व ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता वाला क्षेत्र होता है। जलीय पादप, कछुए, मेंढक, मछली, पर्च आदि प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो ये है वेलांचली, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सतह वाला या ऊपरी हिस्सा ये जो ऊपरी क्षेत्र है, थोड़ा सा उच्च वाला क्षेत्र जो है, वो हमें जहाँ पे ये उच्च जैव विविधता दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेलांचली। अच्छा, एक और है लिम्नेटिक। ये एक ऐसा जोन है जहां पे आप देखेंगे गर्म व प्रकाश की उपलब्धता होती है। प्लैंकटन और मछलियां जो है, बड़ी मछलियां, वो हमें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो ये लिम्नेटिक है। लिम्नेटिक है तो गर्म है, और यहाँ पे सूर्य जो है सूर्य का प्रकाश आसानी से। फिर एक और है सी, ये फ्रोमंडल। इसमें देखें तो गहराई पर प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी, कम ठंडा और पौधों का अभाव होता है। तो आप ये कह सकते हैं अब बहुत गहराई में जाकर, ओके, बहुत गहराई में जाकर, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रोमंडल बोलते हैं। एक है बेंथिक जोन, नितलनीय क्षेत्र। देखें तो ये झील का तल होता है, अप्रकाशित होता है, सबसे गहरा क्षेत्र है। अधिकांश अपघटक ड्वेलिंग फिश यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे मोस्टली जो है डिकम्पोजर्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश पहुंचता नहीं है, और ड्वेलिंग फिशेस वाला एरिया है। तो ये 4 जोन जो हैं बनाए गए हैं। इनके बारे में खास जानकारी आप रखना, पूछा जाएगा आपसे सुमेलित करने के लिए या फिर स्टेटमेंट के तौर पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात कर चुके हैं। एक तरह से ये एक सांविधिक संगठन है। मतलब आप ये कह सकते, सांविधिक मतलब जो संविधान में नहीं दिया गया, बाद में एक अधिनियम द्वारा जो इसको निर्माण किया गया। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ये इसका गठन आप जानते हैं, हमने बताया था, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया है। और ये खास ध्यान रखना कि ये जो गठन इसका, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 से किया गया है, लेकिन ये जो शक्तियां हैं, ये बोर्ड जो है, जो शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं, वो केंद्रीय ये वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन ये शक्तियां इसको कार्य सौंपे गए। तो अपने आप में अद्भुत मुद्दा है। मुद्दा ये है, अद्भुत क्यों है? क्योंकि इसका गठन जो है, इसका गठन जो है, बोर्ड का गठन, वो जल अधिनियम 1974 से किया गया है, और ये शक्तियां और कार्य जो इसको सौंपे गए, वो वायु अधिनियम 1981 के तहत सौंपे गए। तो अद्भुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। कोर एरिया, कोर प्रभाव, कोर इफेक्ट की बात देखिए, ये बड़ा कई बार पूछा गया है। कोर प्रभाव, कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो इसको इंगित करती है कि जहां 2 पारितंत्र आपस में मिलते हैं और वहां प्रचुर जैव विविधता या प्रचुर विविधता पाई जाती है। जैसे एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब इसको हम मान ले रहे हैं कि भाई ये पर्णपाती क्षेत्र है, ये पर्णपाती है और ये वर्षा वन है। अब इसको मिला दो तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे दोनों का एरिया ले लो थोड़ा सा, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? कोर प्रभाव वाला एरिया।
और ये एक तरह से संक्रमण क्षेत्र भी होता है। अब आप इधर से जाएंगे तो वर्षा वन जो है पर्णपाती वन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, या पर्णपाती वन जो है वर्षा वन में मिल रहे होंगे। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोर प्रभाव वाला एरिया, अर्थात जहां पे दो पारितंत्र आपस में मिल रहे हो, या फिर आप कह सकते हैं जो अलग अलग प्रजातियों के, जो यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के दो पारितंत्र जो है, तो दो इकोसिस्टम जहां पे मिल रहे हो। कोर प्रभाव क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता का कारण यह है कि यहाँ के दोनों क्षेत्रों के संसाधन एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि इधर पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे, इधर वर्षा वन, तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा जो है हमें प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, अल्फा बीटा गामा विविधता हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आसानी से। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर विविधता को दर्शाती है, और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या यानी प्रजातियों की समृद्धि द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या ये अल्फा विविधता को दर्शाता है। और बीटा विविधता की बात करें तो इसमें कहा गया कि यदि हम इन पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन की जांच करते हैं कि भैया इन प्रजातियों में इनकी विविधता में कितना परिवर्तन हुआ है, उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसको बोलते हैं बीटा विविधता। और गामा विविधता में बोला गया है कि एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गामा विविधता समग्र विविधता का मापन करती है। तो एक आप कह सकते हैं कि संपूर्ण, एकदम समग्र, ओके, हाँ, कंपोजिट फॉर्म में, तो उसकी जब हम जांच करते हैं या मापते हैं तो उसको बोलते हैं गामा विविधता। ओके, उसको क्या बोलते हैं? गामा विविधता। तो अल्फा विविधता अर्थात प्रजातियों की संख्या किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जब उसकी हम जांच करते हैं। और बीटा विविधता, इसमें हम प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन का आकलन करते हैं या जांच करते हैं, ओके, या जांच करते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ, तो बीटा विविधता। तीसरा है, हम समग्र विविधता का जब कभी किसी पारितंत्र की माप करते हैं, पारितंत्र में माप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गामा विविधता। तो इन विविधताओं को ध्यान रखना, क्योंकि आपसे अपने जहन में रखना कि पूछा ऐसे जाता है, या स्टेटमेंट दे देगा, या आपसे वो बोलेगा सम्मिलित करने के लिए, या विशेषताएं दे देगा, ठीक है। ज्यादा जो पूछेगा वो स्टेटमेंट देकर ही पूछेगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। और 1970 ईस्वी में, या वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस हाई एल्डिंग वैरायटीज, जो सीड्स थे या हाई एल्डिंग वैरायटीज को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मतलब एक अब खाद्यान्न आपूर्ति हुई, लोगों में शांति आई, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता रहता था संसाधनों को लेके, कैसे जो है भूख पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो तमाम सारे लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे विश्व में। आप देखेंगे तमाम सारे जो है जगह भूखमरी का दौर होता था उस समय गुजर, तो इस वजह से इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ओके, ये पूछा गया है, तो शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम: रे वियतनाम, फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, मिलिया ये मैक्सिको में, काइगिन फिलीपींस में, और तौंग तौंग जो है ये म्यांमार में है, चेना श्रीलंका में। भारत में अगर बात करें तो भारत में भी बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि जो है स्थानांतरित कृषि जो है वो हो, तो झूम ये प्रचलित नाम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ओके, वेबर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी में है। दहियार को कई बार दहिया भी बोला जाता है, ठीक है, दहियार को कई बार दहिया भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग अपने जहन में रखना, नहीं तो बोलेंगे मास्टर ने बताया नहीं। दीपा बस्तर जिला, जरा और एरका ये दक्षिणी राज्य में है, बत्रा ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, कोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी केरल का जो पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र वहां पे है,
कमन, विंगा और धावी, ये उड़ीसा में। तो इनको आप खास अपने जहन में रखना, याद करके रखना, अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो इसको हम क्वेश्चन भी अभी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, परेशान नहीं होना। बीईई के बारे में देखिए, ऊर्जा मंत्रालय से संबद्ध ऊर्जा क्षमता ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को ध्यान रखना, क्योंकि तारीखें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, तारीखें पूछता भी है आपसे। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूक करने हेतु केंद्रित है। ये ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। तो बीई के बारे में एक बार थोड़ी सी जानकारी। की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? की स्टोन प्रजातियां आप देखो ऐसे ही आप जान सकते हैं कि उसका नाम ही की स्टोन, मतलब एक के विलुप्त होने से कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं की स्टोन प्रजातियां। जैसे शेर की बात कर लेते हैं, ओके, कैसा है की स्टोन प्रजातियां, प्रजाति है। तो ऐसे कुछ बड़े जीव जंतु जिनके गायब होने से, विलुप्त होने से पारितंत्र पर बड़े पैमाने पर हमें प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? की स्टोन प्रजातियां। एक बार देखें तो की स्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन, इनको ध्यान रखना, पूछा गया एक बार क्वेश्चन, मैं इनमें स्टार लगा दे रहा हूं, रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई। और कहा जाता है कि जो ऐसी प्रजाति को इंगित करती जो अपनी बहुतायता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर असमान रूप से बृहद प्रभाव डालती है। बृहद प्रभाव डालती है। अगर ये विलुप्त हो जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव उस क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है। बाघों को की स्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उनके पारिस्थितिकीय तंत्र की संरचना को वृहत रूप से प्रभावित कर सकती है। ओके, और भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल जाए कि और कौन कौन सी की स्टोन प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई 2003 में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 की बहुत पुरानी संस्था, ये एक गैर सरकारी संगठन है, एक तरह का एक एनजीओ है, अर्थात ये हालांकि सरकार के साथ भी मिलकर काम करती है, मतलब पर्यावरणीय मुद्दों पर, लेकिन ये एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में संरक्षण और जैव विविधता संबंधी शोध में संलग्न है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूरोप द्वारा फादर ऑफ द इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई। तो इनके बारे में खास जानकारी आप रखना। एमएस स्वामीनाथन आप जानते हैं इनके बारे में, हमारे अब जो हरित क्रांति के जनक हैं, इनके बारे में जानकारी रखना आप। ओके, चलिए, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में कोर क्षेत्र हमने बताया था आपको, जैसे ये कोर क्षेत्र एरिया है, कोर ये वाला एरिया, अर्थात इसके आप किसी वन क्षेत्र में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोर एरिया। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? बफर। और कोर के 10 किलोमीटर के बाहर वाला जो हिस्सा है जहां पे गतिविधियां की जा सकती हैं, मतलब अनुमति से या अनुमति लेके नहीं भी, कुछ ऐसी चीजें। तो ये वाला एरिया जो है, और ये 10 किलोमीटर वाला एरिया होता है बफर जोन। कोर के बाहर 10 किलोमीटर के एरिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित ना करें की जा सकती हैं। तो जब अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं इस वाले क्षेत्र में। इसको हम पूरा ग्रीन कर दे रहे हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम ऐसे काम कौन कौन से
ये मतलब अनुसंधान किया जा सकता है यहाँ पे में, रिसर्च की जा सकती है, अनुसंधान किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी काम नहीं किए जा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोर एरिया। ओके, बफर जोन की बात कर रहे हैं। अगर बफर जोन की बात करें तो कहा जाता है कि बफर जोन कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। जैसे मैंने बताया था कि ये वाला एरिया ऐसे ऐसे मैं जो बना रहा हूं, ये क्या है, ये बफर जोन है, ये बफर जोन है। ओके, तो ये चारों ओर का क्षेत्र, और इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित और गैर विध्वंसक हो। तो यहां पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कार्य जो क्षति ना पहुंचाए, यहाँ पे यहाँ के पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, यहाँ के जो है इकोसिस्टम को क्षति ना पहुंचाए। ओके, हाँ, तो गैर विध्वंसक और पूर्णतया नियंत्रित। इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि की जा सकती है। तो ये बफर जोन है। इसके बाद में एक और क्षेत्र आता है ट्रांजिशन जोन, अर्थात संक्रमण क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा। अगर मैं देखो ऐसे बना रहा हूं, ये सबसे बाहरी हिस्सा है। अगर अब जो है ये एरिया जो है ये सबसे बाहरी है, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं संक्रमण, को हम लोग बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। अरे अच्छा, ये बफर जोन कितना होगा, 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र वाला, ये इसके जो ये क्षेत्र होगा ये 10 किलोमीटर वाला चारों तरफ घेरा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बफर जोन। और बफर जोन के बाहर जो पूर्णतया बाहर है, उस जो पारिस्थितिकी क्षेत्र से बाहर पूरा, उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। ओके, ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा है, सहयोग का क्षेत्र है, जहां मानव उद्यम और संरक्षण सद्भाव से किए जाते हैं। यहाँ पे बस्तियां हैं, लोग फसल उगाते हैं, यहाँ पे प्रबंधित कुछ जंगल भी है, मनोरंजन के लिए क्षेत्र है, अन्य आर्थिक उपयोग क्षेत्र यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे मानव गतिविधियां, ये जो हमने बनाया है किससे, ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे मानव गतिविधियां हो सकती हैं, अर्थात कहाँ पे, संक्रमण क्षेत्र में। ओके, तो ये क्लियर हो गया, आसान था एकदम से। नेक्स्ट देखिए, परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार भूमि वह क्षेत्र है जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस पर से कम तापमान पर जमी अवस्था में, और ये स्थायी रूप से जमे भूमि क्षेत्र मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्र और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट वाला जो क्षेत्र, जैसे हम बात करते हैं साइबेरिया की, ठीक है, साइबेरिया के ऊपर चले जाएं आप, वहां पे जैसे हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो वहां पे परमाफ्रॉस्ट हमको स्थायी रूप से देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे पाया, परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि में परमाफ्रॉस्ट जो है मौजूद है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये वाला एरिया, यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे 1/4 परमाफ्रॉस्ट हमें दिखाई पड़ता है। कहा जाता है यद्यपि ये भूमि क्षेत्र जमे हुए होते हैं, लेकिन आवश्यक रूप से हमेशा ये बर्फ से ढके नहीं होते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट वाला जो एरिया है उसके बारे में जानकारी, स्थायी तुषार भूमि है। ओके, ये कई बार पूछा गया है। फाउंडेशन प्रजातियां देखिए, ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति है। कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। ओके, तो ये जो है फाउंडेशन प्रजातियां हैं। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में ये प्रजाति विस्तृत परास वाले होते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। ये बहुत हद तक कीस्टोन प्रजाति की तरह ही होती हैं। सांकेतिक प्रजाति की बात करें तो संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधा या जंतु की प्रजाति से
जो पर्यावरण के या पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। बाहरी प्रभाव जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन की हानि संकेतक प्रजाति पर पहले दिखाई देती है। जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए हमें मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में, अगर प्रदूषण हो रहा है, जैसे पीओडी अगर बढ़ जा रहा है तो मछली पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे पीओडी बढ़ जा रहा है। ओके, हाँ, तो आप देखेंगे कि उस समय वहां पे मछलियों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये जो है मछली को एक तरह से संकेतक प्रजाति के रूप में हम वहां पे देखते हैं, इंडिकेटर जिसको बोला गया है। तो फाउंडेशन प्रजाति, कोरल रीफ एक एग्जाम्पल है, बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए। होप स्पॉट, ये देखो एक बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, इसमें नहीं। तो होप स्पॉट ये सागरों के ऐसे विशेष क्षेत्र है जो इनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, और ये क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध होने के अलावा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा किसी समुदाय के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे हमने हॉट स्पॉट की बात की थी ना, हॉट स्पॉट हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे, एक तो पश्चिमी घाट टॉप पे रहता है, फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि जो म्यांमार से लगा हुआ क्षेत्र है वो भी उसमें आता है, और इसके बाद में अंडमान वाला जो एरिया है, हाँ, तो वो भी हमने देखा था। जिस तरह से हॉट स्पॉट ये पृथ्वी पर हमें दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से होप स्पॉट जो है ये सागर विशेष में, सागरी विशेष क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, बस। और ये जैव विविधता समृद्ध होते हैं, जिस तरह से हॉट स्पॉट जैव विविधता समृद्ध होते हैं, उसी तरह से समुद्रों में हॉप स्पॉट जो हॉप स्पॉट होते हैं ये जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। ओके, इस अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के तहत डॉक्टर साल्वियाल इन्होंने किया था, और इसे IUCN के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। भारत के 2 क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को 2013 में इसके अंतर्गत नामित किया गया। तो हमारे पास में भी 4 हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं और 2 होप स्पॉट हैं। कौन कौन से? अंडमान है और दूसरा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट देखें, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग पर्वतीय ढलानों के सहारे मृदा संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भू संरक्षण के लिए समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती और सस्यावर्तन, तमाम सारे यहाँ पे चीजें शामिल की गई हैं। तो भू संरक्षण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। अच्छा, आर्द्र भूमि का वर्गीकरण एक समस्यात्मक कार्य रहा है। आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा के अनुसार इनका वर्गीकरण देखें तो तटीय क्षेत्र जो है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसमें स्थायी उथला समुद्री जल जैसे खाड़ी, जलडमरूमध, हमारे यहाँ पे अगर देखें तो मन्नार की खाड़ी, ओके, हाँ, मन्नार की खाड़ी जो है, और पाक जलडमरूमध हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, समुद्री उपज्वार, जलीय बेड, कोरल रीफ, पथरीला समुद्र तट, बालू, गोटियां तथा कंकड़ तट, एस्चुरी, लैगून और मैंग्रोव, ये सब समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि। अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि की बात करें तो इसमें झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम, क्रीक, अनूप, कक्ष और स्वच्छ पानी, स्प्रिंग, तमाम सारी झीलें में दिखाई पड़ती हैं। तो वो सब कैसे? वो सब आप अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि। मानव निर्मित आर्द्र भूमियां एक्वाकल्चर है, तालाब है, छोटे टैंक है, सिंचित कृषि क्षेत्र है, कैनाल, अवशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र हैं। और आज का अंतिम फैक्ट, ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक तरह का एरोसोल होता है। ओके, अच्छा, एरोसोल जैसे ब्राउन कार्बन, सल्फेट्स में ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मानवजनित एजेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने हेतु प्राथमिक एजेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है। टॉप पे कौन चलता है? CO2 चलता है। दूसरे नंबर पे कौन है? अभी आपने देखा कौन है? एरोसोल। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन का कारक है ये एरोसोल। ब्लैक कार्बन जीवाश्म तथा अन्य जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन की वजह से
उत्सर्जित कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर है और जो वायुमंडल का ताप बढ़ाते हैं। तो CO2 के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा जो है, जो प्राथमिक एजेंट की तरह काम करता है ग्लोबल वार्मिंग को आप कह सकते हैं ट्रिगर करने के लिए, वो कौन है? हाँ, एरोसोल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये पर्यावरण देखो भाई आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। जितने भी आंकड़े हैं वो सब नए आंकड़े हैं। अभी जो फसलें हैं, जो मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह, जो सब जो जितने भी आंकड़े हम उसमें दे रहे हैं सब अपडेटेड आंकड़े हैं। तो आप इनको करंट अफेयर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो कल जो है हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल से हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में, जियोग्राफी के बाद में हम हिस्ट्री स्टार्ट कर, तो कल से जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन जियोग्राफी पहले रहेगी, फिर बाद में हम विश्व के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आसान है, बहुत जल्दी कर लेंगे। होप सो, देखो क्या होता है। तो इसके क्वेश्चन देख लें एक बार, अंतिम क्लास है, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट का इशू है, 2002 में पूछा गया था। ऐसे पूछा जाता है यूनेस्को को कोई विश्व विरासत सूची में हाल ही में सम्मिलित की गई, तो हाल मतलब 2002 में, ठीक है? महाबोधि की बात की। अब तो इसमें कोणार्क भी जो है उसको भी शामिल किया गया है। इसमें देखिए मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है तो फसली भूमि पूछा गया 2018 में। आ, ये देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट तो नहीं किया गया लेकिन पूछा जाएगा आपसे। इपको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, बहुगुणा साहब और नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, शांत घाटी बाबा आमटे, ठीक है? तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखो शांत घाटी जो है ये सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, अच्छी वैज्ञानिक सलीम अली, ठीक है? इन्होंने ये जो है आंदोलन स्टार्ट किया था। तो मेधा पाटकर खास ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। और जो है बहुगुणा साहब का, उनका भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 2002 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, आप आसानी से बता सकते हैं। काजीरंगा ऊपर ही है, कान्हा गिर मध्य प्रदेश का, ये तो हमने शायद पढ़ा दिया था आपको। रैनी फॉर वैली प्रोग्राम जो है ये, इसका आयोजन किस समस्या को लेकर था, ठीक है? तो ये एक बार आप ध्यान रखना, क्योंकि आ गया, ये हो सकता है रिपीट किया जाए क्वेश्चन। भारत में भारत में रैनी फॉर वैली प्रोग्राम, तो ये विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को लेके, और ये था मेधा पाटेकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पे इनके लिए। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है कौन सा? सीता अशोक। ये सब पेरियार कहाँ पे है? तो केरल में हमने बात की थी, पेरियार जो है केरल में है। एमपीपी से पूछा गया आपदा प्रबंधन एक्ट, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको जो है जनवरी 2006 से लागू किया गया है। यूपी का देखते हैं कोई अगर मिल तो। मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है तो कौन सा है? वो देखो 2015 री एग्जाम में तो ऑस्ट्रेलिया है ये, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया है। सदाबहार वृक्ष है कौन सा है? देखो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोकाट, ओके।
लोकार्ड जो है सदाबहार वृक्ष है ये इसमें पूछा गया है, ये री एग्जाम 2015 री एग्जाम प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो ये जो घास स्थल है ये सबसे कम इसके में दिखाई पड़ती है, सबसे कम हमें दिखाई पड़ती है। अभी एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क ये कहाँ पे है? तो कक्ष में है, कक्ष में है, कक्ष में है इसका। ये ध्यान रखना, कक्ष में नहीं तो आप लोग उधर पहुंच जाए पाक मन्नार की खाड़ी के आसपास, नहीं ये कक्ष की खाड़ी है, यहाँ पे कक्ष की खाड़ी है। इसको आप आसानी से बता सकते हैं, तो नामदफा, ओके, बांदीपुर, पेरियार, लामझो, नामदफा, सॉरी नामदफा कहाँ पे? लामझो अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक और पेरियार केरल। ओके, तो क्रॉस कर दिया गया है, दो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, यही होना चाहिए। और नेक्स्ट देखें, ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, विविध में त्वचा कैंसर कैसे होता है, ठीक है। तो ये शायद हमने बात की थी इस पे, त्वचा कैंसर। तो परावैंगनी किरणें, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन और ओजोन छिद्र, इसके बारे में हमने बात की थी। ओके, हाँ तो ये यही होना चाहिए। कौन सा? नेक्स्ट देख, फिर से क्वेश्चन वही है, रिपीट किया गया है, बिहार में भी रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया और सीधे उतार के वैसे ही रख दिया गया है। बिहार में तो पूछा गया, 2016 में पूछा गया है प्री में। गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती? देखो गुब्बारों में तो ये देखिए कई बार पूछा गया, बायोटेक पार्क तो लखनऊ में अभी हमने पढ़ाया, बायोटेक पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया 2003 में, इसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? पूछा गया यूपीएससी 2015 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी तो गंगा डॉल्फिन हमने बात की, तो 2009 में जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ओके, और मंत्रालय ने 2010 में इसको माना गया। ये देखिए 2012 में यूएसए के पूर्व तटीय प्रांतों को प्रभावित किया किसने? तो ये करंट का मुद्दा है, एनडी आते रहते हैं वहां पे ऐसे कुछ। डायनासोर्स का कब्रिस्तान, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपी में पूछा जा सकता है। मोन्टाना, पश्चिमी अमेरिका क्षेत्र में मोन्टाना जिला जो राज्य है वो एरिया, वो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी ये किसके लिए? यूनेप द्वारा जो ये दिया गया, तो एम एस स्वामीनाथन को हमने बताया अभी आपको। ओके, हमने अभी जस्ट बताया आपको। प्रायद्वीपी भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? ओके, तो ये प्लीस्टोसीन हिम युग में ये हिमानीकृत हुआ है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इकोमार्क योजना 91 में ये सब बताया गया, और ये पूछा ये जा रहा है कि इसमें कौन सा इस जो उपभोक्ता उत्पाद है इस योजना में शामिल नहीं है अधिसूचित? तो औषधियाँ और प्रतिजैविकी नहीं, बाकी साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य, एरोसोल, ये सब हमने देखा था इसमें शामिल किए गए थे। ओके, इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट देखें, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से? तो होशंगाबाद, ये एमपी से स्टार्ट किया। 2020 में क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है प्री में 2021। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, करंट का मुद्दा था। क्या करंट का मुद्दा था? कि ये था कि भारत में भारत के सबसे बड़े चरखे का जो है वो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो प्लास्टिक कचरे से बना, ये दोनों सही है इसमें। ये नोएडा में किया गया है और ये प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है, तो अपने आप में अद्भुत कला है ये।
चलिए, तो ये पर्यावरण जो है वो हमने समाप्त कर दिया है पूरा। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो अब बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी से। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन और पहले आईपीएफ, फिर इसके बाद में क्वेश्चन की रूपरेखा, कैसे क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं और कैसे आपसे पूछा जा सकता है, आप उत्तर कैसे करेंगे, इसको देखते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज। और फटाफट इसको हम करा देंगे, अभी समय है हमारे पास में, तो लगभग जो है इसमें ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री कवर हो जाएगी, इवन यूपी स्पेशल कवर कर दिया जाएगा। और इसी बीच में और भी जो है कुछ चीज़ें, जैसे हम कोशिश ये करेंगे कि यूपी स्पेशल के साथ में कुछ जनसंख्या वाले इशू हैं उनको भी कवर कर दिया जाए, इससे आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।